तो हे क्लासिक्स, गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ ICSE क्लास 6 फिजिक्स की चैप्टर 4 सिंपल मशीन्स। ये बहुत ही अवेटेड वीडियो है, मोस्ट अवेटेड वीडियो है। इसको लेकर के मेरे पास कई सारे कमेंट्स पड़े हैं। तो आज इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाले, बल्कि इस चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। कई सारे बच्चे, बताओ ये वर्ड सुन के आपको मजा आया ना? क्योंकि कई सारे बच्चे हैं, कई बार जो हैं वो इस चीज को मेंशन कर चुके हैं, सर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, सर इस चैप्टर की जो है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन वीडियो और बस सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आओ। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड वंस अगेन, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी बच्चों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन हैं, और इवन क्लासेस के फिजिक्स में तो भाई हर एक चैप्टर में इस बार भर के क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस बार भाई बुक्स वालों ने ऐसा प्लान कर रखा है कि क्लास 6 के बच्चों की तो बस मजे ही लेनी है, आपसे बस मेहनत करवानी है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है टेस्ट योरसेल्फ से, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बच्चों सारे जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है। जैसा कि देखो, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स को लेकर के, तो सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ नीचे गिवन है। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के भी जो बच्चों आंसर है वो देखो इधर गिवन है ना? तो आप यहाँ से तो ये आंसर कर लेने वाले हो। मुझे पता है कि चीटिंग करने वाला माहिर हो, बहुत कम लोग हैं जो भाई ये ऑनेस्टी और खुद से करने वाले हैं। बाकी सभी बच्चे तो बस आंसर लिखने हैं, लर्न करनी है और एग्जाम में ले जाकर वापस चिपका देना है कि नहीं? ऐसे ही करने वाले हो। चलो, कोई एक्सेप्शनल है तो भाई आप एक्सेप्शनल लो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारा नंबर 4, यहाँ पे आपको कर रही है सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि मुझे क्यों लग रहा है ऐसा पता नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के इसके भी जो आंसर है वो गिवन है। हाँ, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के भी जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। हाँ, बात है इसे एक्सप्लेन करने की, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता, बट प्रॉब्लम ये है ना बच्चों, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो है आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सॉरी जो भी है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसकी जो नंबर्स है ना वो आपके दिमाग को अस्थिर करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए काफी है। इसमें टोटल 36 क्वेश्चंस हैं। इवन इसके पहले वाले क्लासेस में आपने 2-3 चैप्टर्स को मिला के जितने सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो ना, उतने आंसर तो यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर में पड़े हुए। ये देखो 36, और 36 भी हल्के नहीं है। इस 36 में वापस 6 to 7 क्वेश्चंस गिवन है ना? फिर आपके नंबर सी से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। ये जो न्यूमेरिकल से ये भी कम नहीं है बच्चों, इस भी भर के है। देखो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं? तो इतने सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर, इसके एक्सप्लेनेशन में टाइम को ना दे करके मैं आपके लिए ये जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताऊंगा बेहतरीन तरीका, ताकि आप सभी क्वेश्चन को जो आंसर है वो लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। अपने एग्जाम्स में कहीं से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आती है तो बच्चों आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा है वो है व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन बाय फोर्स। हम लोग कोई भी फंक्शन जो है वो कोई भी वर्क जो है वर्क डन कब बोलेंगे कि जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो गया किसी भी फोर्स के थ्रू। तो चलो इसके जो आंसर है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मशीन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ए मशीन वर्क्स। और नेक्स्ट नंबर 5 है स्टेट टू फंक्शन ऑफ ए मशीन। तो कुछ इसी तरह के जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, इसका हम लोग आंसर करेंगे। और चलिए अपने PDF में चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये देखो आपके व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन बाय फोर्स, तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल आंसर, यदि आपने नहीं करा है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, और नोट भी कर सकते हो। और यदि ये ना करना चाहो, एक सेकंड में ना तो इसे एडजस्ट कर लो स्क्रीन को। हाँ, तो इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हो, या फिर नोट नहीं करनी है अभी तो आप बस फास्ट फॉरवर्ड करके इसे समझ सकते हो और साथ ही साथ लर्न कर सकते हो। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस इन इट्स ऑन डायरेक्शन। मतलब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये फोर्स अप्लाई करना, फोर्स वर्क डन तब कहलाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फोर्स है उसके वजह से वर्क कंप्लीट हो गया। मान लो ना ये कोई ऑब्जेक्ट है A, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखो ये हमने यहाँ पे भाई देखो कुछ इस प्रकार से, हाँ चलो कुछ इस प्रकार से हम क्या करें, इसमें फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं, देखो मान लो ये हमारा ईस्ट साइड है तो हम फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट साइड में, और यदि ये ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाती इधर ईस्ट साइड में ही, तो हम बोलेंगे जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो गया। इसका आंसर बच्चों आपको ऐसे लिखनी है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है थ्रू अ डिस्टेंस इन इट्स ऑन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करती है, तो हम कहते हैं जो हमारा वर्क है वो
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनर्जी। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से कह सकते हो कि द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि कोई भी फंक्शन को करने के लिए आपके अंदर जितनी एनर्जी है, ऊर्जा है, और कह सकते हो जितनी ताकत है, वो हमारा एनर्जी कहलाता है। अरे बहुत बार बच्चों लोग ऐसा कहते हैं ना, भाई ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है। अरे खुद देखो ना, कोई मान लो बहुत ही दुबले पतला कोई इंसान है, कोई बच्चा आपके आसपास में है, वो कोई काम को कर रहा है, किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहा है, और एक आप हो एकदम हट्टे कट्टे मजबूत और बस ताकतवर हो, और आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जानी है। तो बताओ कैपेसिटी किस में ज़्यादा हुआ? ज़्यादा टाइम तक काम कौन कर पाएगा? इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तो उठा के इजीली कौन ले जाएगा? तो ऑब्वियसली आप करने वाले हो। इसका मतलब आप में जो एनर्जी है वो अधिक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन बच्चों हो जाएगी एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मशीन। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो इसके आंसर देते हैं। तो बच्चों इसके आंसर आप लिख सकते हो कि मशीन इज द डिवाइस दैट अलाउ अस टू डू वर्क विथ लेस एफर्ट। यानी कि मशीन वो सिंपल सी डिवाइस है जो हमारे काम के बच्चों आसान बनाती है। अरे यार हम चाहते हैं ना हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, हम चाहते हैं ना हमारा काम बिना मेहनत किए हो जाए, तो हमें मशीन का इस्तेमाल करनी होती है। और जो मशीन है वो क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देती है कि नहीं, विच मेक्स आवर वर्क ईजियर टू डू। तो इसके वजह से क्या होती है, जो हमारा काम है वो आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, हमें एफर्ट भी कम लगानी होती है। मशीन हैव मेड आवर लाइफ्स कंफर्टेबल एंड फास्टर। और अभी के समय में जो मशीन है बच्चों, उसने क्या करा है, हमारे काम को आसान बना दिया है, कंफर्ट बना दिया है और फास्टर बना दिया है। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और चलिए इसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। नंबर 4 में बच्चों हमारा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ मशीन वर्क्स। वो कौन से प्रिंसिपल यानी कि लॉजिक और नियम है जिस पे कोई मशीन काम कर रहा होता है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो द वर्क आउटपुट ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। यानी कि किसी भी मशीन से यदि हमें काम लेनी है तो सबसे पहले उससे ना इनपुट डालनी होती है, थोड़ी सी एफर्ट डालनी होती है। तो जितना हम एफर्ट डालते हैं वो बेसिकली हमारा वर्क आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। यदि हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, फिजिकली उसमें फोर्स लगानी होती है ना, पैडल मार रहे होते हैं तो हम उसे फोर्स लगाते हैं, और मशीन क्या करती है, हमारे इस एफर्ट को मल्टीप्लाई करके उसका जो आउटपुट देती है, और साइकिल तेज गति से आगे बढ़ रही होती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा है स्टेट 2 फंक्शन ऑफ मशीन। मशीन के बेसिकली आपको 2 काम बतानी है। देखो तो इस क्वेश्चन के भी जो आंसर है बच्चों काफी ईजी है, बहुत ज्यादा आसान है। इसके आंसर आप यहाँ से कर सकते हो कि वेरियस फंक्शंस दैट मशीन्स कैन परफॉर्म आर। देखो मशीन कई सारे फंक्शन कर सकती है, उनमें देखो यहाँ पे ना 4 जो आंसर है वो गिवन है, बट आपको इसमें से किसी 2 ही फंक्शन को लिखनी है। तो 2 फंक्शन तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पहला एग्जांपल यहां से लिख लो कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है उसके डायरेक्शन को वो चेंज करती है। मान लो आप क्या करते हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो हो सकता है मशीन आपकी इस डायरेक्शन को चेंज कर दे इस डायरेक्शन में, है ना। तो मशीन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए व्हेन फ्लैग इज होस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए पुली। एक पुली के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग को होस्ट कर रहे होते हैं। तो देखो फ्लैग तो भाई ऐसे रहती है ना, ऐसे ये हमारा पोल है और फ्लैग इसी में ऐसे लटकी हुई रहती है कि कुछ इस प्रकार से। सपोज करो भाई, मान लो पता नहीं क्या बन गई है, तो हम क्या करते हैं, नीचे खड़े रहते हैं। देखो इधर हम लोग अंगड़ू मंगड़ू इधर नीचे खड़े रहते हैं ना, और हम क्या करते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो इसमें से एक रस्सी बंधी हुई रहती है, उसको नीचे खींच रहे होते हैं, है कि नहीं। क्या करते हो कि नहीं ऐसा? तो रस्सी को नीचे खींचते हैं, पर जो फ्लैग है वो क्या ऊपर जा रही होती है। इसका मतलब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, हमने फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया, नीचे की ओर लगाया, बट जो ऑब्जेक्ट है इसका जो आउटपुट हुआ, यानी कि जो इसका बेसिकली हमारे फोर्स का जो आउटपुट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। दूसरा आप लिख सकते हो चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स हम लोग लगाते हैं उसके मैग्नीट्यूड को भी बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बटल ओपनर मल्टीप्लाइज द अप्लाइड फोर्स एंड मच लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ओपन द कैप। देखो जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फोर्स का उसको भी चेंज कर देता है। देखो किसी भी बॉटल ओपनर को ओपन करने के लिए आप नेल से प्रयास करना, हाथों से प्रयास करना, आप उसको नहीं खोल पाते हो, लेकिन जैसे ही उस बॉटल ओपनर का प्रयोग करते हो तो वो क्या करता है, हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। मान लो हम 1 kg फोर्स लगाए तो 2 और 3 4 kg लगा दे रहा होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। तो इससे जो ढक्कन है वो ऑटोमेटिकली और तुरंत खुल जाती है। दूसरा थर्ड आपका लिखा है अप्लाइंग फोर्स एट ए कन्वीनियंट पॉइंट, एंड थर्ड है चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो ये 4 के 4 जो है वो हमारा वेरियस फंक्शंस है मशीन्स के, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 2 लिखाना है, 2 लिखने के लिए आ गया, तो आप बस 2 तो 1 और ये 2 लिख लो। आगे इसलिए नहीं लिखनी है और आगे मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों।
चलो नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 नंबर में 6 सिंपल मशीन्स जो हैं उनके नाम बताओ, उसके एग्जाम्पल बताओ। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स एंड दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स। फर्स्ट है हमारा लीवर, सेकंड इज इंक्लाइन प्लेन, थर्ड है वेज, फोर्थ है स्क्रू, फिफ्थ है द व्हील एंड एक्सल एंड बच्चों 6 में है द पुली। आपको इसे याद करनी है तो बच्चों ऐसे याद आ सकते हो। फर्स्ट आपका है लीवर यानी कि एल, सेकेंड है इंक्लाइन प्लेन तो आई, और थर्ड है डब्ल्यू से वेजेस, नेक्स्ट इज डब्ल्यू से व्हील और लास्ट में पी। तो आप यहाँ से याद आ सकते हो एल आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी, एल आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी, डब्ल्यू डब्ल्यू ई बट यहाँ पे है डब्ल्यू डब्ल्यू पी, तो आपको याद रखनी है। तो एल आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी, एल फोर लीवर, आई फोर इंक्लाइन प्लेन, डब्ल्यू फोर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ फिर से हमें, डब्ल्यू फोर वेजेज, वो सीट में क्या कर रहा हूँ, हाँ यहाँ से डब्ल्यू फोर वेजेज, फिर डब्ल्यू फोर है व्हील एंड पी फोर पैरॉट, नो 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 नो, पी फोर बच्चों पूली। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसके सभी के एग्जांपल्स गिवन है तो फटाफट जो इसके एग्जांपल है बच्चों लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट इन रिलेशन टू अ मशीन। एक मशीन को लेकर के आपको बतानी है वर्क इनपुट क्या होती है। देखो इनपुट से ही समझ में आ रहा है वो वर्क या फिर बोल सकते हो वो वर्क जो हम मशीन में करते हैं वो कहलाएगा इनपुट वर्क, और जो मशीन के थ्रू आउटपुट निकल रही होती है उसे बोलेंगे आउटपुट वर्क। इसको डेफिनेशन के लिए बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो कि वर्क इनपुट इज अ वर्क डन ऑन ए मशीन इक्वल टू द एफर्ट फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि यहाँ से इसका आंसर लिख सकते। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लर्न ना कर सको। भाई तुम लोग ऐसी के स्टूडेंट्स हो यार, ऐसे डल जाओगे तो कैसे चलेगी। फटाफट कॉपी में नोट कर ली से लर्न कर लेनी है। लिखा है वर्क इनपुट इज वर्क डन ऑन ए मशीन। वर्क इनपुट जो है मशीन पे वो वर्क डन है जिसमें हम मशीन में फोर्स लगा रहे होते हैं, एफर्ट लगा रहे होते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो जितना दूर मूव होता है तो इसके मल्टीप्लाइड को हम लोग वर्क डन कहते हैं। उसी प्रकार से जो वर्क आउटपुट है वो ये होती है जो मशीन के द्वारा लगाई जाती है ना, और ये इक्वल होती है रेजिस्टेंस फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स अप्लाइड। फॉर एन आइडियल मशीन, लास्ट में आप ये लाइन ऐड कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो कि जो आउटपुट होती है वो हमेशा वर्क इनपुट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उसी के इक्वल में यदि आपका आउटपुट आता है तो ये कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सप्लेन करना है मैकेनिकल एडवांटेज को। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली मशीन की रेशियो होती है लोड बाय एफर्ट की। यानी कि देखो यहाँ पे हो गया लोड और नीचे हमारा है एफर्ट, तो लोड बाय एफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना और एंड में ये जो थोड़ी सी इक्वेशन दिए हुए ना इसे भी नोट कर देना, मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। नंबर 9 में आपको डिफाइन करनी एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को बताना। तो बेसिकली ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी की जो रेशियो होती है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एफिशिएंसी। तो इसके भी आंसर को आप यहाँ से देख सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। यानी कि मशीन के थ्रू से जितना वर्क आउटपुट हुआ आपने जो वर्क डन मशीन पे करा इसके रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे आपको बताना है कि आइडियल मशीन क्या होती है। तो बच्चों देखो वो मशीन जिसमें जितना फोर्स हम लगाते हैं सेम अमाउंट में जो फोर्स है वो बाहर आ जाती है, आउटपुट हो जाती है, तो इसे हम लोग आइडियल मशीन कहते हैं। बट ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो हम एनर्जी मशीन में लगा रहे होते हैं मशीन उसके कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देती है अपने फंक्शन को करने के लिए। तो जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा एफर्ट से कम हो रही होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन इज मशीन इज विच नो पार्ट ऑफ वर्क डन ऑन द मशीन इज वेस्ट। यानी कि जो वर्क डन है वो जरा सा भी वेस्ट ना हो तो उस मशीन को हम लोग आइडियल मशीन कहेंगे, है ना। इसे परफेक्ट मशीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एन आइडियल मशीन द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। यानी कि एक आइडियल मशीन के लिए जितना एनर्जी फोर्स हम लोग बेसिकली मशीन में लगाते हैं इतना ही वो एनर्जी आपस में मशीन से आउटपुट हो रही होती है। तो बच्चों ये कहलाता है आइडियल मशीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी को शो कर सकता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो भी एफिशिएंसी मशीन में क्या मतलब एफिशिएंसी जो है मशीन का वो हमेशा कम होती है, क्योंकि जो भी आप इनपुट मशीन में डालते हो आउटपुट हमेशा उससे थोड़ी कम होती है, क्योंकि थोड़ी सी घर्षण वगैरह हो गया या फिर और कोई कई सारे फैक्टर्स जो वो वर्क कर रहे होते हैं और आपकी जो इनपुट एनर्जी है उसे वो रिड्यूस कर देता है और आउटपुट एनर्जी जो हमेशा कम होती है। लिखा है
लेस देन 100% एज आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। जो आउटपुट एनर्जी है बच्चों वो हमेशा इनपुट एनर्जी से कम होती है, बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन। देखो यदि हम लोग किसी, मान लो ना आप लोग एनर्जी लगा रहे हो सामने रखी हुई बेंच को पुश करनी है, मान लो ना ऐसे कुछ मैं इमेज बना दूं, कोई भी एक इमेज, जैसे मान लो यहाँ पे एक बड़ी सी बॉक्स रखी हुई है, तो इस बॉक्स रखी हुई बॉक्स का नाम हमने ए दिया। इस बॉक्स पे आप फोर्स लगा रहे हो, इसे मूव करना चाहते हो, तो देखना स्टार्टिंग में हल्का सा फोर्स लगाना, फोर्स तो लगा रहे हो पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है, फिर थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाना, फिर देखना ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है, उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाना। अब जब आप अधिक फोर्स लगाते हो तो जो ऑब्जेक्ट है मूव हो जाती है। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुई, बाकी थर्ड स्टेप में मूव हुआ। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है और जो सेकंड स्टेप था उसमें भी आपने फोर्स लगाया, बट वो वेस्ट हो गया। और ये वेस्ट कहाँ हुआ, तो वो बच्चों वेस्ट हुआ उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, क्योंकि ये जिस सरफेस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट वहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रही थी, और जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में जो आपने एनर्जी लगाया वो वेस्ट हो गई इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो इसीलिए कोई भी मशीन जो वो 100% एफिशिएंसी नहीं शो कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे आपको बताना है कि एक मशीन जो है वो 75% एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब निकलता है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप क्या करते हो 100% उसमें इनपुट एनर्जी डालते हो तो सिर्फ 75% जो एनर्जी है उसका आउटपुट आपको मशीन से देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मशीन इज 75% एफिशिएंट। देखो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो कि मशीन इज 75% एफिशिएंट। इसका मतलब हुआ कि 75% जो वर्क इनपुट वो मशीन को मिला, और उसने क्या किया, मशीन जो है द रिमेनिंग 25% ऑफ वर्क इनपुट हैज़ बीन लॉस्ट इन द ओवरकमिंग। सो 25% जो मीन्स एनर्जी होती है, वर्क इनपुट होती है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाती है। नंबर 13 है, आपको लीवर को एक्सप्लेन करनी है, यानी कि सिंपल मशीन में जो फर्स्ट टाइप था ना वो लीवर था, इस लीवर को एक्सप्लेन करनी है। तो लीवर को कैसे, तो एक सिंपल रिगिड बार होती है विच इज फ्री टू मूव अराउंड अ पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, यानी कि फल्क्रम पे मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यानी देखो सिंपल सी एक रॉड समझो, इससे ये लंबी सी जो रॉड दिख रही है ना, इसे हम लोग लीवर कहते हैं। और इस लीवर में क्या करनी है, आपको एक साइड से आप एफर्ट डालते हो और दूसरे साइड में लोड होती है ना, दूसरे साइड में लोड होती है, और बीच में यहाँ पे जो है वो फल्क्रम का जो है वो वर्क कर रही होती है। वुड रोल है, यानी कि मान लो ऐसे कुछ बड़ी सी रोल है, तो मान लो किसी को ना यहाँ से इसकी मूव करनी है, हम इसको मूव कर नहीं पा रहे हैं इजीली, हैंड से काफ़ी भारी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीवर के हेल्प से लीवर को यहाँ पे ऐसे लगा के इसे आगे धीरे धीरे उठा के हम लोग इस लॉक को आगे लुढ़का सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाता है हमारा लीवर। तो लीवर के लिए बच्चों याद रखना, लीवर इज ए सिंपल रिगिड बार विच इज फ्री टू मूव अराउंड अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मूव करने के लिए फ्री होती है, जिसे हम लोग फल्क्रम कहते हैं। नंबर 14 काफ़ी अटपटांग सी है, ये काफ़ी लॉन्ग भी है, जिसे आप छोड़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट 15 कराता हूँ। हाँ ये देखो है ना, यहाँ पे आप जो चीज़ें को देख रहे हो बच्चों, थोड़ी सी ये काम करते हैं ना, बता ही देते हैं आपको। डिस्क्राइब करिए 3 ऑर्डर ऑफ लीवर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच, ड्रॉ नीट डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। अच्छा, जिस सभी लीवर में ना देखो 3 पॉइंट होती है, एक होती है फल्क्रम, दूसरा लोड होता है, तीसरा होता है एफर्ट। तो आपको लीवर के वो टाइप बतानी है जहाँ पे फल्क्रम, लोड और एफर्ट की जो पोजीशन है वो अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट क्लास जो लीवर बच्चों होती है, इसमें जो फल्क्रम होती है ना, जो फल्क्रम होती है फर्स्ट क्लास लीवर में, वो लोड और एफर्ट के बीच में होती है। यानी बच्चों इसको ऐसा समझो, जो लीवर हमारा है, जो हमारा लीवर है, अच्छा ये देखो लीवर हमारे पेट के अंदर वाला लीवर नहीं है, ये लीवर हमारा एक सिंपल मशीन का टाइप है। तो इस लीवर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस लीवर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो ये हमारा 3 पार्ट्स, ठीक है। इस 3 पार्ट्स में जो फर्स्ट हमारा लीवर है उसमें क्या होती है, जो फल्क्रम है वो एक बार बीच में होती है, यानी कि बिटवीन में होती है, कि लोड जो हमारा है यानी कि लोड वो एक बार बिटवीन में होती है, बीच में होती है, और एक बार जो हमारा एफर्ट है वो बीच में रहती है, माने बिटवीन में होती है। तो ये 3 पोजीशन है और ये 3 टाइप के लीवर इस तरह से बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर है वहाँ पे हमारा जो फल्क्रम है वो सेंटर में होता है। जो सेकेंड क्लास की लीवर है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लोड है वो बिटवीन में होती है। सेकेंड क्लास लीवर जो है, सेकेंड क्लास लीवर यहाँ पे सेकेंड क्लास, तो इसमें जो लोड है ना, LOAD लोड, वो बीच में होती है। और जो थर्ड क्लास लीवर होती है उसमें एफर्ट जो है वो हमारा सेंटर में होता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझो, ये जो इमेज है वो फर्स्ट क्लास लीवर को शो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये बीच में फल्क्रम है, ये पॉइंट फल्क्रम है। यहाँ पे देखो हैवी बॉय, ये मान लो लोड है, और ये जो लाइट बॉय है ये हमारा एफर्ट हो गया। तो जो शीशो है उसमें बीच में फल्क्रम होती है, और एक तरफ लोड है और एक तरफ
एफर्ट है। सेकंड देखना ये नट क्रैकर है। नट क्रैकर में देखो यहाँ पे बीच में लोड है, क्योंकि जो नट है ना उसको हम यहाँ पे डाल कर रखे हुए अपने हाथों से हम एफर्ट डालते हैं। एफर्ट वो एरिया जहाँ से हम क्या करते हैं, मशीन में एनर्जी को डाल रहे होते हैं। तो अपने हाथों से एनर्जी को डाला हमने, बीच में हमने यहाँ पे रखा है लोड को, और ये फलक्रम है। फलक्रम वो पॉइंट होती है जहाँ पे कोई भी लीवर जो है ना आपस में कह सकते हो और रोटेट हो रही होती है, बेंड हो रही होती है। तो जैसे हमने एफर्ट डाला, जो लोड है वो दिखना चकनाचूर हो जाती है, यानी कि ये हमारा नट करेक्टर का एग्जांपल था। थर्ड क्लास लीवर को अच्छे से देखो तो थर्ड क्लास लीवर मैंने आपको बच्चों बताया कि जो बीच है उसमें क्या होती है, एफर्ट होती है। यहाँ पे देखो ये फलक्रम है और इस वाले एंड में हमने क्या डाला है, लोड। तो जो तुम्हारा चिमटा होता है ना, फोर्सेप्स होती है, चिमटा समझते हो ना बच्चों, तो चिमटे में हम लोग क्या करते हैं, बीच में एफर्ट डालते हैं, एक किनारे में वो बैंड होता है और दूसरे किनारे से वो चीज़ों को पकड़ रहा होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका थर्ड क्लास लीवर का। 15 में आपको जो है मैकेनिकल एडवांटेज जो है लीवर का, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से बच्चों लिख लेना, मैं सभी को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नंबर 16 बच्चों यहाँ से देख सकते हो, आपको एक मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बताने के हमेशा एक से अधिक होता है। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर अपने यहाँ से लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 2 लीवर इज ऑलवेज मोर देन 1। जो सेकेंड क्लास लीवर होती है उसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है, यानी कि रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, वो हमेशा अधिक होती है। एग्जांपल के नट क्रैकर्स है, व्हील बैरो है, बोतल ओपनर है, क्योंकि ये सब जो लीवर है वो क्या करती है, हमारे मैकेनिकल एडवांटेज में आउटपुट एनर्जी को बढ़ा देती है। हम मान लो एनर्जी लगाते हैं 100 ग्राम, तो भाई वो रिप्लाई में आउटपुट एनर्जी जो है वो 500 ग्राम 600 ग्राम करके देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो लगाते कम है बट मशीन उसे इंक्रीज कर देती है, इसलिए कहेंगे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो सेकेंड क्लास लीवर में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बताना है कि जो विच क्लास ऑफ लीवर हैज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1। किस क्लास लीवर में जो है मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होती है। तो बच्चों इसको आंसर आप याद रखना, जो थर्ड क्लास लीवर होती है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होती है, क्योंकि हम फोर्स लगाते ज़्यादा हैं, रिजल्ट निकलता कम है। एग्जाम्पल के लिए पेयर ऑफ टोंग्स याद करो, एक चिमटे से हम लोग कोई चीज़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी हैवी हम लोग एफर्ट डालनी होती है, कुछ टाइट के साथ पकड़ कर रखे हुए रहते हैं, नहीं तो पता चलता है बॉल ही या रोटी या जो भी चीज़ को हम पकड़ कर रखे वो गिर सकता है। फिर शुगर टोंग्स है, इवन नाइफ है, फोर्सेप्स है ना, ये सब जो पेयर ऑफ टोंग्स वगैरह है ये सभी क्या है, इसकी एग्जांपल देखो हमारे यहाँ पे। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कम होती है, यानी कि एफर्ट जो हमने डाला वो अधिक होती है, और जो यहाँ से लोड में फंक्शन हुआ, जो रिजल्ट निकला आउटपुट, वो हमेशा कम होता है, इसलिए कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कम होती है थर्ड क्लास लीवर में। नंबर 18 में आपको वन क्लास लीवर की एग्जांपल देनी है, जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज एक बार एक से अधिक होती है, एक बार 1 के इक्वल होती है, और थर्ड में लेस देन 1 होती है। तो फर्स्ट में आप लोग सेकेंड क्लास लीवर डाल सकते हो, लेस देन 1 में आप थर्ड क्लास लीवर डाल सकते हो, और जो फर्स्ट क्लास लीवर है वो वहाँ पे इक्वल 1 यानी कि इसमें होती है। तो देखो मोर देन 1 लोड आर्म्स ऑफ प्लाई से आप एग्जांपल देखनी है, इक्वल टू 1 तो सीशॉ आपका इक्वल होता है, लेस देन 1 आने की थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल यहाँ पे सीजर का लिख सकते हो। नंबर 19 बच्चों मैच द फॉलोइंग है, आई थिंक ये बहुत आप आसानी से कर लेने वाले हो। नेम द क्लास टू विच द फॉलोइंग लीवर बिलोंग्स, यानी देखो पेयर ऑफ सीजर कौन से क्लास से है, नट क्रैकर कौन से क्लास से, बीम बैलेंस कौन से क्लास से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि सभी के जो आंसर है बच्चों वो आपके बुक्स में गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है। देखिए, और जो नंबर 20 है आपको कुछ डायग्राम नीचे दी गई हैं, इन सारे 3 काइंड्स ऑफ लिवर्स, नेम द क्लास ऑफ ईच लिवर एंड गिव 1 एग्जाम्पल। सभी क्लासेस के नाम देनी है और एक एग्जाम्पल देनी है। तो इसको फर्स्ट का आंसर जो आप यहाँ से कर सकते हो है ना, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड में लोड है तो लोड सेकंड में आती है, मतलब ये सेकंड क्लास लीवर हो गया। फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, और एफर्ट बीच में है तो ये थर्ड क्लास लीवर हो गया। इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, तो आप यहाँ से देखो ये फर्स्ट क्लास लीवर की एग्जांपल बहुत सारे लिखी से कॉपी में नोट कर आप याद कर लो। सेकेंड क्लास लीवर की एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और थर्ड क्लास लीवर की जो एग्जाम्पल है बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज तुम्हारा 21 नंबर है, और 21 में आपको एक डायग्राम जो है उसको इलस्ट्रेट करने की, एक्सप्लेन करनी है और बताना है जो फलक्रम है, लोड और एफर्ट उसको पहचानना है। तो पहले देखो शीशो है, तो शीशो में सेंटर में होती है फलक्रम है ना, एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ एफर्ट होती है। सेकेंड है बीम बैलेंस, आपको देखो सेंटर में यहाँ पे फलक्रम हो जाएगा, एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ एफर्ट है ना। और नेक्स्ट है नट क्रैकर, तो नट क्रैकर देखो बीच में लोड है, एक किनारे में यहाँ पे एफर्ट है और इधर हमारा फलक्रम है। तो बस कुछ नहीं करनी है आपको, सभी जो पार्ट्स हैं उसके इसे बेसिकली नेम लिखनी थी। नंबर 22 में आपको इंक्रीज करनी है, हाउ कैन यू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर। देखो मैं क्या चाहता हूँ, वीडियो कंप्लीट हो जाए और बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, और साथ ही साथ जितने भी सारे चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर आपके हैं वो भी कंप्लीट हो जाए है ना, एक्सप्लेनेशन करके कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो स्पीड को थोड़ी सी स्लो करके आप मैनेज कर सकते हो। क्या मैकेनिकल एडवांटेज जो है किसी भी लीवर की आप उसको बढ़ा सकते हो,
तो बच्चों इसका आंसर है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर कैन बी इंक्रीज। हाँ, उसे हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब? जब उसमें हम एफर्ट बढ़ा देंगे। और रिड्यूसिंग द लोड, यदि लोड कम करके हम एफर्ट बढ़ा देंगे तो जो एडवांटेज है मैकेनिकल एडवांटेज वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नंबर 13 कुछ ऐसा ही है, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ये आपका 14 है। 14 में आपको 3 डिफरेंसेस बतानी है बिटवीन द फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और 3 क्लास लीवर। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 24 जो है ना, अभी बाकी के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में बताया 2-3, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से कर लो। आप कॉपी में ऐसे कॉलम बना सकते हो, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 करके, और उसके बाद जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। ये देखो, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड पॉइंट और यहाँ पे 4th पॉइंट। फर्स्ट लिखा हुआ है कि इट हैज़ फलक्रम बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, यानी कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं उसमें फलक्रम हमारा सेंटर में होता है। जो सेकेंड क्लास लीवर है बच्चों, यहाँ पे हमारा लोड जो है वो सेंटर में होता है। इट हैज़ द लोड बिटवीन फलक्रम एंड एन एफर्ट। थर्ड में लिख सकते हो बच्चों, एफर्ट जो है वो बिटवीन में होती है, तो लिख सकते हो एफर्ट इज बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि जो एफर्ट है कैन बी शॉर्टर, इक्वल और लॉन्गर देन द लोड आर्म। एफर्ट आर्म जो होती है फर्स्ट क्लास लीवर में वो कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, या फिर लोड आर्म से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सेकेंड क्लास लीवर में जो एफर्ट होगा बच्चों वो हमेशा लोड से बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल कि देखो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दूँ सेकेंड क्लास लीवर की। तो ये देखो सेकेंड क्लास लीवर है, इसमें जो एफर्ट आर्म है वो हमेशा लोड आर्म से अधिक होती है, तभी जो फंक्शन है वो हो पाता है। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है एफर्ट आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर देन द लोड आर्म, यानी कि थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट आर्म है वो छोटी होती है। देखिए यहाँ पे देखो, ये हो गया लोड आर्म, ये हमारा एफर्ट आर्म है, ये थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जांपल है। तो जो एफर्ट आर्म है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है, और जो लोड आर्म है उसकी जो लेंथ है वो अधिक होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसका कॉपी में सजा के नोट कर लो और फिर इसे याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पुली है बच्चों। आपसे पूछा गया कि पुली क्या होती है, तो पुली का डेफिनेशन बच्चों यहाँ से लिख सकते हो। इट इज़ ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क विथ ए ग्रूव इन इट्स एज एंड रोप पासिंग थ्रू द। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ आइडल पुली? क्वेश्चन नंबर 26 था तुम्हारा। तो 26 में याद कर सकते हो बच्चों कि जो आइडल पुली होती है ना, तो द एफर्ट अप्लाइड इज इक्वल टू द लोड टू बी लिफ्टेड। जो एफर्ट अप्लाई करी जाती है वो लोड के बराबर होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक आइडल पुली की, उसमें क्या होगा, जो लोड है वो हमेशा एफर्ट के बराबर होगा। कुछ इसी प्रकार से नंबर 27 है, यहाँ पे आपको पुली से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप इसे देख लो और इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आती तो मैं आपको कराऊंगा। हाँ, नेक्स्ट 29 नंबर, इसे भी आप कर लो। आपको इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन पूछा है, इसका यूज पूछा है और 2 एग्जाम्पल पूछा गया है। तो इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। और सेकेंड में जो इसके यूजेस हैं उसको आप ज़्यादा लॉन्ग ना करना चाहो तो सिंपल वे में आप लिख सकते हो। हाँ, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। इट कैन बी यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। जो हैवी लोड्स हैं उसे उठाने में हम लोग इंक्लाइन प्लेन का जो है वो हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल के देखो एक तो और यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ये हैवी बॉक्स जिसे हम लोग उठानी है तो इट इज़ फार ईजियर टू पुश इट ओवर एन इंक्लाइन प्लेन, यानी कि एक बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट को हमें उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है तो बेस्ट तरीका है कि उसे इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से लेके जाया जाए। एग्जांपल के देखो यहाँ पे स्लॉपिंग रैप्स होती है, फ्लाईओवर्स होती हैं, रोड्स जो है वो पहाड़ी एरियाज में ऐसे बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह बनाई जाती है। नंबर 30 में आपको एक स्क्रू का एग्जांपल बतानी है और इसके एक्सप्लेन करनी है, तो आप कर सकते हो व्हाट इज व्हील एंड एक्सल, ये भी कर सकते हो। यानी कि जो 6 टाइप्स के सिंपल मशीन है ना, ये जो सिंपल मशीन था आपको मैंने 6 टाइप्स के बताया, उन 6 के 6 के बारे में आपको डेफिनेशन और उसके जो एग्जांपल है वो आपको याद कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 23, यहाँ पे देखो आपको वेजेस मिल गया ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, वो क्या होता है, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, डब्ल्यू डब्ल्यू एंड लास्ट में क्या था, पी। तो LIS WWP और S से हमारा स्क्रिप हो जाएगा। तो ये टोटल 6 हुए और सभी के जो आंसर वो आपको आने चाहिए। देखो इसमें जो एक्सप्लेनेशन गिव 2 एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे देखो कई सारे एग्जांपल है, तो एग्जांपल में यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिख लेना। और ये देखो नीचे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो यदि आप इन एक्सप्लेनेशन को लिखना नहीं चाहते हो तो आप इसे यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। 34 का जो बच्चों यहाँ पे आपको क्या कर रही है, सभी मशीन जो है वो किस क्लास लीवर से है इसके बारे में बताना है। तो काफ़ी सिंपल है, आपकी इसका जो आंसर है वो यहाँ से लिख सकते हो। जो बीम बैलेंस है वो फर्स्ट क्लास लीवर है, जो सेकंड यानी कि जो हमारा लेमन क्रशर है बच्चों वो सेकंड क्लास लीवर है, शुगर टोंग्स थर्ड क्लास लीवर है, जो रैंप होती हैं वो एक इंक्लाइन प्लेन होती हैं, डोरनोब हमारा व्हील एंड एक्सल का जो एग्जांपल है, और जो निडल है वो एक वेजेस की एग्जांपल है। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से। 35 आप छोड़ दो, 36 भी आप छोड़ दो, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 है बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो। एक मशीन जो है उसमें हम लोग एफर्ट डाले 10 किलोग्राम का,
जो लोड है वो 100 किलोग्राम का हो गया, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि देखो सबसे पहले गिवन क्या है, तो लोड 100 kg है, एफर्ट 10 kg है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होती है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो जो लोड है बच्चों हमारा वो है 100 kg, एफर्ट हमारे पास है 10 kg, तो ये 0 और ये जो कैंसर तो बच गया 10, यानी इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो निकल जाएगा बच्चों हमारा 10 यूनिट। नंबर 2 में सेम वही मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात करी गई, तो इसे आप आसानी से बना लेना बच्चों। सेम क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो, यानी कि लोड बाय एफर्ट है, लोड बाय एफर्ट, लोड यहाँ आप सॉरी इसमें ना इस क्वेश्चन में आपको लोड निकालनी है क्योंकि एफर्ट गिवन है और मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे है, नीचे में एफर्ट है, तो लोड निकालने के लिए इस एफर्ट जो डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लोड इक्वल टू बच्चों हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट, मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो, आंसर 10 kgf आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से मैकेनिकल एडवांटेज आपको यहाँ पे निकालनी, इसमें एफर्ट फाइंड करनी है तो लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो थोड़ी सी अटपटांग लग सकती है बट इसे प्रयास करो आप समझ जाओगे। एक लीवर है, फलक्रम जो है वो एक किनारे में है, डिस्टेंस जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड एंड एफर्ट इज एट द अदर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। यानी कि जो लोड आर्म और जो एफर्ट आर्म है उसकी लेंथ दी हुई, देखो ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म और ये हो गया 30 सेंटीमीटर लोड आर्म। ठीक है, और आपको जो फाइन कर दिए वो है द लेंथ ऑफ लोड आर्म, तो लोड आर्म 30 सेंटीमीटर हो गया, एफर्ट आर्म हमारा कितना हो गया भाई, देखो यहाँ पे, अच्छा ये देखो फलक्रम, देखो जब भी हम लोग आर्म काउंट करते हैं ना तो फलक्रम से काउंट करते हैं। तो मान लो हम एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो एफर्ट लगा रहे हैं और फलक्रम इधर है, तो टोटल लेंथ को काउंट करेंगे। तो टोटल लेंथ बच्चों में जाएगा 90 और 30 यानी कि 120। जो एफर्ट है, एफर्ट आर्म मतलब हुआ फलक्रम से लेकर के, सॉरी लोड आर्म का मतलब हुआ फलक्रम से लेकर के लोड तक के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो उसका 30 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है तो 120 सेंटीमीटर, आपको याद रखनी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है बच्चों एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो 120/30 कर दो, इसे कट करोगे बच्चों तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका आंसर निकलेगा 4। तो चलो आज की इस वीडियो को अब एंड करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी वीडियो हो गई है। इसी तरह के अन्य चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स पर बच्चों कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।